नमस्कार दोस्तों, आज है 18 नवंबर 2025 दिन मंगलवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। बीबीडी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों को समाधानमुखी सोच अपनाने की सीख दी है। उन्होंने कहा है कि सफलता दो ही रास्तों से मिलती है, समाधान की ओर बढ़ने और निरंतर प्रयास से। समस्या गिनने से सफलता नहीं मिलती। योगी ने युवाओं से नए अवसर खोजने, आगे बढ़ने और धैर्य बनाए रखने की सलाह दी। सीएम ने कहा कि भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली दुनिया के लिए आदर्श थी, लेकिन अनुकरण शुरू करने पर ताकत कम हुई। उन्होंने बीबीडी को उभरती तकनीकों के हब के रूप में विकसित करने की बात कही और कहा कि भारत अब दुनिया से 10 कदम आगे सोचकर चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुदानित मदरसों में शिक्षकों की उपस्थिति की सख्त जांच के बाद ही वेतन जारी करने के आदेश दिए हैं। आजमगढ़ के मदरसा शिक्षक शमसुल हुदा के विदेश में रहते हुए वर्षों तक वेतन और पेंशन पाने के मामले के बाद यह कदम उठाया गया है। अब हर माह प्रबंधन द्वारा प्रमाणित उपस्थिति पत्रक मिलने पर ही वेतन दिया जाएगा। प्रदेश के 561 अनुदानित मदरसों में 9889 शिक्षक कार्यरत है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी औचक निरीक्षक कर शिक्षकों की वास्तविक उपस्थिति की जाँच करेंगे। सरकार का उद्देश्य मदरसों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनता दर्शन में पहुंचे 60 से अधिक फरियादियों की समस्याएं स्वयं सुनकर समाधान के निर्देश दिए हैं। लखनऊ की एक महिला ने 7 माह के हृदय रोग से पीड़ित अपने बच्चे के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री ने तुरंत बच्चे को एम्बुलेंस से KGMU भिजवाया और इलाज की व्यवस्था कराने का आदेश दिया। इसके साथ ही बुलंदशहर के एक अर्धसैनिक बल के जवान की जमीन कब्जा शिकायत पर सीएम ने आश्वासन दिया कि आप ड्यूटी निभाइए, परिवार की जिम्मेदारी सरकार पर है। सभी मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान के तहत प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए नागरिकों से व्यापक स्तर पर सुझाव जुटाए जा रहे हैं। 75 जिलों में नोडल अधिकारी समूहों से संवाद कर विकास का रोडमैप तैयार कर रहे हैं। सोनभद्र को पर्यटन हब, बदायूं में IT ढांचे को मजबूत करने और गौतम बुद्ध नगर में स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन जैसे रचनात्मक सुझाव मिल रहे हैं। अब तक लगभग 93 लाख फीडबैक प्राप्त हुए, जिनमें कृषि, शिक्षा, ग्रामीण विकास और तकनीकी क्षेत्र की भागीदारी प्रमुख है। सरकार इन सुझावों को नीतियों में शामिल करने की प्रक्रिया में जुटी है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सरकार और नियामक आयोग से बिजली दरों में राहत देने की मांग की है। परिषद के अनुसार उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 33,122 करोड़ रुपए सरप्लस बकाया है, इसलिए दरें बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। इस वर्ष भी 4,000 करोड़ से अधिक सरप्लस बनने की उम्मीद है। अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं को अगले 5 वर्षों तक कम से कम 8% बिजली दरों में कमी मिलनी चाहिए। उन्होंने सरकार से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत हस्तक्षेप कर 3 करोड़ 61 लाख उपभोक्ताओं को राहत देने की मांग की। उत्तर प्रदेश में 2022 के पहले बढ़े गृह कर पर रोक लगने से अब जलकर में राहत मिलेगी, क्योंकि जलकर की गणना गृह कर की ARV के आधार पर होती है। नगर निगम ने बढ़े हुए गृह कर और बकाया बिलों की शिकायतों पर 15 दिन में रिपोर्ट देने के लिए सहमति बनाई है। GIC सर्वे के आधार पर 2010 व 2014 से किए गए पुनरीक्षण के कारण कई भवन स्वामियों पर बकाया बढ़ गया है। समिति गृह कर निर्धारण की अंतिम तिथि, बकाया पर ब्याज और नए शामिल क्षेत्रों में लागू नियमों पर निर्णय लेगी। इससे करीब 2 लाख भवन स्वामियों को राहत मिलेगी। पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को MP MLA कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद दोनों को दोबारा रामपुर जेल भेज दिया गया। जेल भेजे जाने के दौरान भावुक नजारा देखने को मिला। आजम के बड़े बेटे अदीब ने पिता को चूमा, फिर अब्दुल्ला ने भाई को गले लगाया। हाल ही में 23 महीने की सजा काटकर बाहर आए आजम खान कुछ ही दिनों में फिर जेल लौट गए। भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज केस में अब्दुल्ला के पास 2 पैन कार्ड पाए गए थे, जिसमें अलग अलग जन्मतिथि दर्ज थी।
आगरा विकास प्राधिकरण ग्वालियर रोड स्थित अटलपुरम टाउनशिप फेज 2 में कम रेट पर 518 आवासीय प्लॉट उपलब्ध करा रहा है। 21 नवंबर से 22 दिसंबर तक इन प्लॉट्स की ऑनलाइन बुकिंग होगी। दर 29,500 रूपए प्रति वर्ग मीटर तय की गई है। आवंटन पूरी तरह ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम से होगा। यह टाउनशिप 138 हेक्टेयर में विकसित हो रही है और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगी। फेज 1 के सेक्टर 2 व 3 के 374 प्लाटों पर 783 आवेदन आए हैं, जिनकी लॉटरी 2 दिसंबर को निकलेगी। आवेदक एडीए की आधिकारिक वेबसाइट से पंजीकरण कर सकते हैं। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया तेज हो गई है। 4 नवंबर से शुरू इस अभियान के तहत BLO घर घर जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं। लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सदर तहसील पहुंचकर अपना SIR फॉर्म जमा किया, जिसके बाद प्रक्रिया को और गति मिलने की उम्मीद है। विपक्ष खासकर अखिलेश यादव व ममता बनर्जी SIR का विरोध कर रहे हैं, जबकि आयोग इसे हाल में पूरा करने पर अड़ा है। पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले शुद्ध मतदाता सूची तैयार की जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अब दूसरे राज्यों से आने वाली बसों से अधिक पार्किंग शुल्क वसूलेगा। अभी तक यूपी में कम शुल्क लिया जाता था, जबकि यूपी की बसों से अन्य राज्य अधिक रकम वसूलते हैं। खासतौर पर उत्तराखंड, जहां यूपी की बसों से प्रति पार्किंग 177 रुपए ज्यादा वसूले जाते हैं। अब यूपी SRTC सभी राज्यों के बराबर शुल्क लेने की तैयारी में है। बढ़ी हुई आय से बस स्टेशनों पर बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ पानी, साफ टॉयलेट, शीतल हवा जैसी सुविधाएं विकसित की जाएगी और नई बसें भी खरीदी जाएगी। संत कबीर नगर के धनकटा में दोबा महोत्सव में पहुंचे पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने दंगल प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए तीखे राजनीतिक बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करते रहेंगे, तब तक बीजेपी लगातार जीतती रहेगी। बाबा रामदेव पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब तक रामदेव 600 रुपए किलो घी बेचेंगे, वह उनका विरोध करते रहेंगे। कार्यक्रम में उन्होंने स्थानीय खेल और सांस्कृतिक को बढ़ावा देने के लिए आयोजकों की सराहना की और पहलवानों का उत्साह बढ़ाया। मथुरा के कोसी कला में आयोजित राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अधिवेशन में जयंत चौधरी को सर्वसम्मति से फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। उनका नया कार्यकाल 3 साल का होगा। अधिवेशन में हजारों कार्यकर्ता उपस्थित दिखे थे। इस मौके पर जयंत चौधरी ने किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देने, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने और NDA गठबंधन को मजबूत बनाने की बात कही। उन्होंने विपक्ष पर नेतृत्व और नीति की कमी का आरोप लगाया। साथ ही छाता की बंद चीनी मिल को दोबारा चलाने और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाने का भी वादा किया है। अयोध्या राम मंदिर में 25 नवंबर को भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत दोपहर 12 से 12:30 के श्रेष्ठ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ध्वज फहराएंगे। पूरे परिसर में शंख, ढोल, नगाड़े और घंटे घड़ियाल की ध्वनि गूंजेगी। करीब 8000 VIP शामिल होंगे। सुरक्षा के मद्देनजर परिसर में मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। PM मोदी के संभावित रोड शो के लिए 2 रूट तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 नवंबर को तैयारियों की समीक्षा करेंगे। शहर में कड़ी सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और विशाल व्यवस्थाएं की जा रही है। बिहार चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रमुख मौलाना साबुद्दीन रजवी ने कहा है कि मुस्लिम समाज के बरेलवी और देवबंदी वर्गों में बड़ी दूरी ने कांग्रेस राजद गठबंधन को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने दावा किया कि वक्फ संशोधन बिल के बाद बिहार में 60% बरेलवी मतदाता नीतीश बीजेपी गठबंधन के साथ चले गए। रजवी ने 2027 यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। कहा कि हाल में बरेली आने पर अखिलेश दरगाह आला हजरत नहीं गए, जिससे बरेलवी मुसलमान नाराज है। उन्होंने कहा कि 60% सुन्नी बरेलवी आबादी की अनदेखी सपा के लिए नुकसानदायक हो सकती है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है और रात सुबह की ठंड अचानक बढ़ गई है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया है, जिससे शीत लहर जैसे हालात बनने लगे हैं।
कानपुर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जो सामान्य से 5.6 डिग्री सेल्सियस कम है। बाराबंकी, इटावा, अयोध्या, मेरठ और बुलंदशहर में भी तापमान सामान्य से नीचे लुढ़का। 18 से 22 नवंबर तक मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है तथा कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। IMD ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को ठंड से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।